नमस्ते छात्रों, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है 8वीं कक्षा के लिए और दूसरी इकाई 5वां जो पाठ है खेती से आई तब्दीलियाँ। जी हाँ, ये पाठ आज हम देखने वाले हैं। इसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने। तो देखते हैं खेती से क्या तब्दीलियाँ आई है। अब देखो छात्रों, बहुत से छात्र ये समझेंगे कि खेती में आए तब्दीलियाँ, तो यहाँ खेती में नहीं है तो खेती से आई तब्दीलियाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को ये पत्र लिखा है। वास्तविक रूप से ये जो पाठ है ये पत्र है और पत्र के माध्यम से आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि आदिम युग से जो मानव ने प्रगति की है वो खेती के माध्यम से की है और खेती के माध्यम से जो मानवता के सभ्यता पर प्रकाश इन्होंने डालने की कोशिश की है, यही इस पाठ में पत्र के द्वारा हमें देखना है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब मानदंड पर एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में खेती से आई तब्दीलियाँ। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था। अब यहाँ गुजर बसर करना का मतलब क्या है कि अपनी उपजीविका निभाता था, आजीविका निभाता था, परिवार चलाता था, पेट पालता था। तब काम बटे हुए न थे, है ना, केवल शिकार वो करता था। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। मतलब क्या है कि शिकार करने के बाद ही मुश्किल से वो अपना खाना पाता था, अपने परिवार को चलाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच, देखो छात्रों, सबसे पहले मर्द और औरत मतलब स्त्री और पुरुष, इनके बीच काम बंटना शुरू हुआ। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी, है ना। अब यहाँ निगरानी का मतलब क्या है? देखभाल। मतलब औरत का काम क्या है? बच्चों को संभालना, पालतू जानवरों को देखभाल करना, उनको संभालना, ये वो काम करती थी। और जो भी जितने भी पुरुष थे या मर्द थे वो शिकार करने जाते और उपजीविका निभाने के लिए या आजीविका चलाने के लिए वो केवल और केवल शिकार करते थे, क्योंकि काम बटे हुए न थे। ठीक है। अब देखो कि जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। किसके माध्यम से? खेती करने के माध्यम से। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए, है ना। कामों का बंटवारा हुआ। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। मतलब शिकार करने वाले शिकार के लिए चले जाते और जो खेती करते थे वो अपने खेत में हल चलाते थे। जैसे मराठी में हम हल को नांगर कहते हैं, है ना। जो जो दिन गुजरते आदमियों ने नए नए पेशे सीखे। दिन गुजरते गए, दिन बीतते गए तो आदमियों ने क्या किया? नए नए धंधे अपनाए, नए नए धंधे सीखे और उनमें वो पक्के हो गए। ठीक है। तो खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा ये हुआ कि गांव और कस्बे बने, है ना। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, अपने बेटी से वो कह रहे हैं कि खेती करने का नतीजा ये निकला कि गांव और कस्बे बने। गांव तो मालूम ही है, लेकिन कस्बा का मतलब क्या है? छोटी बस्ती। लोग इनमें आबाद होने लगे, मतलब लोग अच्छे तरीके से रहने लगे, है ना। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। जब वो खेती न करते थे उसके पहले वो यहाँ वहाँ घूमते थे, क्योंकि शिकार करने के लिए वहाँ उन्हें यहाँ वहाँ घूमना पड़ता था, शिकार ढूंढना पड़ता था। इसलिए वो एक जगह नहीं रुकते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, है ना। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी।
अब देखो बच्चों की चरागाहों का मतलब क्या है कि भेड़ बकरियों को पालने वाला, है ना, उनकी जरूरत महसूस होने लगी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया, है ना। जब देखो कि अगर खेती करनी है तो जहां खेती करनी है वहां रुकना ही पड़ता है, क्योंकि शिकार जैसे यहाँ वहाँ ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, उसी प्रकार खेती अगर करनी है तो यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जहाँ ज़मीन को जोतना है, बोना है, वहाँ यूँ उसे रहना पड़ता है। ठीक है, तो ज़मीन को जोत बो कर वे छोड़ नहीं सकते थे, है ना। जोतना और बोना क्या क्या मतलब है कि जो भी बीज है उसे लगाना, उसे पानी देना, हल चलाना, मतलब ये सारी बातें करने के लिए उस ज़मीन के पास ही उन्हें रहना पड़ता था। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। मतलब आदमी जब खेती करने लगा, एक जगह रहने लगा, तो कस्बे बने, गांव बने और धीरे धीरे शहर बन गए। ठीक है, जैसे ये गांव है, जैसे ये शहर है, इस प्रकार सारे परिणाम हमारे सामने आने लगे। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वो ये थी कि आदमी की जिंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी, है ना। मतलब देखो कि खेती करने से क्या बदलाव आए कि आदमी की जो जिंदगी है वो आराम से कटने लगी, आदमी का जीवन आराम से कटने लगा। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कई ज़्यादा आसान था, है ना। मतलब शिकार को ढूंढने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था, यहाँ वहाँ जाना पड़ता था, एक जगह वो रुक नहीं सकते थे। लेकिन खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना बहुत आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, इसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था, जब आदमी केवल शिकारी था, है ना, मतलब केवल शिकार करता था, तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था, है ना। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में जरूर से ज़्यादा मिल जाता था। देखो कि शिकार और खेती, इसमें काफ़ी अंतर बताने की कोशिश यहाँ लेखक जी ने की है। वो कहते हैं कि शिकार करना आसान नहीं था, बल्कि खेती करना आसान था, और खेती से एक फसल से, मतलब फसल का मतलब क्या है, जो भी पीक है मराठी में हम कहेंगे, उसे जरूरत से ज़्यादा मिल जाता था, तो अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उसके कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था, है ना। मतलब ज़्यादा मेहनत वो करने लगा, अनाज ज़्यादा पैदा होने लगा तो ज़्यादा मेहनत करने लगा। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। ये रुपया कहाँ से आता है? अब यहाँ लेखक जी ने बहुत ही बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि ये रुपया कहाँ से आता है। अगर तुम गौर करो, अगर तुम ध्यान में ये बातें रखो, तो तुम्हें मालूम होगा कि ये अतिरिक्त रुपया कहाँ से आता है ना। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार की खर्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा रुपया है कि एक बार, मतलब एक ही बार सब खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं, है ना। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल तो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता। उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है
उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम ये बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में ही तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वो खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। खेती करने के बाद क्या होने लगा कि अनाज ज़्यादा पैदा होने लगा, और इतना अनाज पैदा होने के बाद जो भी अनाज पैदा होता था वो सभी का सभी जल्दी ख़त्म नहीं होता था, है ना। इसलिए इतना ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वो खा नहीं सकता था। ये जमा कर लिया जाने लगा, है ना। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे, है ना। इस प्रकार इन्होंने खत के माध्यम से अपनी बेटी इंदिरा को बात समझाने की कोशिश की है कि खेती से आदमी के जीवन पर क्या क्या बदलाव आए हैं, या आदमी के जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, तो छात्रों, मुझे उम्मीद है ये पाठ आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।